बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम डिफरेंशिएशन वगैरह भी कर रहे थे, तो हमारे कुछ टॉपिक जो थे वो थोड़े से रह गए थे, तो आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। उनमें से एक टॉपिक था नेचुरल लॉग फंक्शंस, कि उनका हम किसी तरह डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो उससे पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि नेचुरल लॉग फंक्शंस कौन से होते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। नो सर, पता नहीं है सर। नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ एग्जांपल लिखूंगा तो आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले फंक्शंस होते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखूंगा कि y इज इक्वल टू ln ऑफ x। तो ये ln तो आपने देखा होगा पहले। कोई ऐसा बंदा जिसको इसका नाम पता हो? जी सर। देखा हुआ? जी सर, पहले हाँ, तो दिस ln इज एक्चुअली जी, आप- नोन एज नेचुरल लॉग। ठीक है, ओके सर। तो इस ln को हम यस। नॉर्मली नेचुरल लॉग कहते हैं। तो हम डिफरेंट एग्जांपल देख रहे थे। जिस तरह ये एक एग्जांपल है कि ये एक नेचुरल लॉग का फंक्शन है, और इसमें ये जो दरमियान में लिखा हुआ है इसको हम एप्लीकेंट नॉर्मली कहते हैं। तो एक और एग्जांपल क्या हो सकती है कि हमारा ओके सर। यही नेचुरल लॉग ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक्स का स्क्वायर। सर नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा आपको? बस सर जी अब सही हो गया। अच्छा, चलो गुड हो गया। ओके, इसी तरह हम एक और देख लेते हैं कि नेचुरल लॉग में अब ये जो एप्लीकेंट है, जो कि नेचुरल लॉग के बाद लिखा जाता है, इसको एप्लीकेंट कहते हैं। एप्लीकेंट का मतलब है कि इस फंक्शन पर या इस पार्ट पर ये नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 3x+1, ये ऐसे भी आ गया। और नेचुरल लॉग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 1/x की फॉर्म में हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम कुछ और लिख लें तो थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अभी तो सिंपल एक्स वाले आ रहे थे, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि ये साइन ऑफ एक्स कि नेचुरल लॉग का एक एप्लीकेंट हो जो कि साइन ऑफ एक्स हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2x एंड, और ये ऐसी भी हो सकती है। ये कोई क्वोशंट वाला भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि हमारे जो नेचुरल लॉग फंक्शंस हैं वो कैसे नजर आ सकते हैं, वो कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। ये भी अभी बहुत थोड़े हैं जिसमें मजीद कम्प्लेक्स चीजें नहीं है, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसमें नेचुरल लॉग का नेचुरल लॉग नहीं है। तो चीजें कम्प्लेक्स बनाने के लिए तो फिर बहुत सारी कम्प्लेक्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने चंद ऐसे सिंपल वाले लिखे हैं कि जो कि हमें फौरन समझ आए। तो हमारा पहला टास्क ये है कि हमने किसी तरह ऐसे जो फंक्शन हैं जो कि नेचुरल लॉग वाले हैं, हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इन लॉग्स के रूल्स पता होने चाहिए कि ये जो लॉग है, नेचुरल लॉग है, इस पे और किस तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। ये तो हमारी होगी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल लॉग।
अब हम ये देख लेते हैं कि अच्छा प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। जो नेचुरल लॉग वाले फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है दिस इज प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के लिए था। ये जो है जहां हम प्रोडक्ट रूल डिस्कस कर रहे हैं ये एक लॉगरिदम का है, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज का एक प्रोडक्ट रूल है कि लॉगरिदम जो होते हैं जब लॉग वाले फंक्शंस आ जाते हैं तो उन पर चीजें कैसे अप्लाई होती हैं, उन पर कुछ रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये कोई डिफरेंशिएशन वाला जो फार्मूला या मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये वो नहीं है। तो लेट्स से अगर कोई हमें ये दे कि भाई एक नेचुरल लॉग है और उसमें एक्स और वाई ये दो वेरिएबल हैं और ये दरमियान में एप्लीकेंट है और ये जो एप्लीकेंट है इसमें एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर दो चीजें दो वेरिएबल्स आपस में उनका प्रोडक्ट हो रहा हो नेचुरल लॉ के एप्लीकेंट के तौर पे, तो हम उन दोनों एप्लीकेंट्स को या वो जो एप्लीकेंट में जो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं उनको प्लस के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो रूल है क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल हमें कहता है कि अगर एप्लीकेंट में दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं कि x इज डिवाइडेड बाय y, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने ऐड किया या दोनों को सेपरेट करके प्लस लिखा दरम्यान में, तो डिवीजन के केस में हम दोनों को सेपरेट करेंगे और दरमियान में माइनस लिख देंगे ऐसे। तो ये एक रूल हो गया। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन दो एप्लीकेंट्स के अंदर दो कुछ जो फंक्शन होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो हम उनको प्लस के साथ सेपरेट कर देंगे, और अगर क्वोशंट में इस तरह आ रहे होंगे या डिवीजन में आ रहे होंगे तो हम उनको माइनस के साथ सेपरेट कर देंगे। तीसरा रूल है रेसिप्रोकल रूल। और इस रूल के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारा जो नेचुरल लॉग है ये 1/x है। अब इसमें और अब जो क्वोशंट रूल है इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि क्वोशंट रूल में ऊपर भी एक फंक्शन था और नीचे भी एक फंक्शन है, लेकिन हमारे इस रेसिप्रोकल रूल के अंदर ऊपर 1 है लेकिन नीचे कोई एक छोटा सा फंक्शन। तो ऐसे केस में बिल्कुल अगर हम ये वाली चीज देखें तो इसी तरह इसी क्वेश्चन रूल के मुताबिक इसका जो आंसर आएगा वो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई आएगा। ठीक है, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी वाई नहीं आना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि हम यहाँ जो वेरिएबल या फंक्शन ले रहे हैं वो एक्स वाला है, तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। सर ये नेचुरल लॉग कांस्टेंट का भी होता है या नहीं? कुछ कांस्टेंट्स का होता है, वैसे नॉर्मली
जो कांस्टेंट होते हैं उनका कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका वो 0 आता है और कुछ का वो 1 आता है, लेकिन कैलकुलेट होता है, आंसर आता है इसका। ये 0 नहीं करता किसी भी कांस्टेंट ठीक को। है सर, ठीक है। अब जिस तरह अभी हम एक चौथा रूल है, उसे हम कहते हैं जी दिस इज अ पावर रूल। अगेन मैं यहाँ बता दूं कि ये पावर रूल डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, तो हमने उसके साथ प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या पावर रूल, इनको डेरिवेटिव्स वाले जो रूल्स थे उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो अपने रूल हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ये सिर्फ लॉगरिदम में जो फंक्शंस लिखे होते हैं उनको सिंपलीफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन लिखा आपने, ये लिखा, तो इसको सिंपलीफाई करके उसने ऐसे कहा कि इन रूल्स के मुताबिक आप उनको ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर ए हो, ए इज सम कांस्टेंट, तो ये क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट हम नीचे लेके आ सकते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें हमने क्या किया, सिंपली इसको सिंपलीफाई कर लिए ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो सके। इसी तरह एक फिफ्थ रूल है, उसका कोई नेम तो नहीं है, लेकिन उस रूल के मुताबिक अगर नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो तो वो 0 के इक्वल आता है, और अगर नेचुरल लॉग ऑफ ई हो तो ये 1 के इक्वल आता है। क्योंकि जो हमारा नेचुरल लॉग होता है एक्चुअली इसकी जो बेस होती है वो ये ई होती है। तो जब बेस की पावर, तो जो बेस है वो ई है, तो इन दोनों का जब ई का ही नेचुरल लॉग लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 1 का नेचुरल लॉग जो है वो 0 आएगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज आई होप आपको क्लियर हो गई हैं, इनमें कोई डाउट जी नहीं सर। है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का असल में हम आगे इस्तेमाल करेंगे इसको अपने फंक्शंस को सिंपलीफाई करने के लिए, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। अब हम अपने असल टारगेट की तरफ चलते हैं कि अगर कोई नेचुरल लॉग वाले फंक्शंस आ जाएं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है नेचुरल लॉग फंक्शंस के लिए। जी, इस तरह के क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में? ये असल में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 7 में है। ये हमारे हम 3 से डायरेक्ट जंप किया हमने 7 पे, और फिर 7 से हम फिर वापस आ जाएंगे 3। तो ये आपकी 7.2 वाली एक्सरसाइज बनेगी। 7.2 सर। जी, मजीद भी जैसे, हाँ जी, 7.2 आपकी एक्सरसाइज बनेगी। उसमें मैं बता दूंगा कि उससे कौन कौन से क्वेश्चंस की या कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो 7 चैप्टर से हम थोड़ा सा कुछ कंटेंट ले रहे हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अच्छा डेरिवेटिव नेचुरल लॉग जो है उस ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या क्या होता है। अच्छा, इस सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को बड़े सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, एक जेनेरिक फॉर्म में, कि हमारा जो नेचुरल लॉग होता है उसके इस जगह एक एप्लीकेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जरा ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने लिखा इधर ये वाला, दिस इज एक्चुअली नोन एज एप्लीकेंट। ठीक है जी, तो नेचुरल लॉग जिस चीज पर अप्लाई हो रहा होगा उसको हम कहेंगे एप्लीकेंट, और मैंने उस एप्लीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में ए डबल पी लिख दिया ताकि हमें ज्यादा कंटेंट ना लिखना पड़े। तो एप्लीकेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो नेचुरल लॉग इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस एप्लीकेंट। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे
कि हम अगर यहाँ लिखें फार्मूला क्या बन सकता है कि अगर हम डी बाई और डी, अब लेट से अगर ये हम एज्यूम ये करें कि ये जो एप्लीकेंट है ये आपका एक्स का फंक्शन है कोई, तो हम इसका एक्स से डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर ये किसी और फंक्शन किसी और वेरिएबल का फंक्शन होगा, ये जो एप्लीकेंट है ये किसी और वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो आप विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेंट है वो एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये सबसे पहले तो ये याद रखें, नेचुरल लॉग के एप्लीकेंट के तौर पे जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम 1 ओवर एज इट इज लिखते हैं कि 1 ओवर जो भी ये एप्लीकेंट होगा, ये एप्लीकेंट फौरन 1 ओवर एप्लीकेंट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस एप्लीकेंट। ठीक है जी, सिंपल क्या है जी, जब भी कोई नेचुरल लॉग वाला फंक्शन आएगा वो कुछ भी हो, ये एप्लीकेंट एक सिंपल सा एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, सिंपली हमने ये साइन एक्स हो, इसके अंदर फिर से नेचुरल लॉग लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम सिंपली क्या करेंगे 1 ओवर एप्लीकेंट लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके साथ हम उस एप्लीकेंट का डेरिवेटिव लिख देंगे। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई? सर रूल कोई भी अप्लाई हो? ये असल में रूल ही तो है। आप कौन से रूल की बात नहीं कर सर, रहे हैं? मतलब आप, ये जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं आपने, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, कोई भी हो, वो सारों में यही करना है? असल में हमने ये प्रॉपर्टीज जो इसलिए लिखी कि कई ऐसे हमारे फंक्शंस होंगे ना जो बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, तो हम उन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक सिंपल कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, हम जो कॉम्प्लेक्स हमारे फंक्शंस होंगे ना, हम उनको इन प्रॉपर्टीज के थ्रू सिंपल कर लेंगे, और क्योंकि उनमें भी हमारे नेचुरल लॉग तो आ ही रहे होंगे ना, तो फिर ये जो सिंप्लीफाइड नेचुरल लॉग होंगे उन पर हम फिर इस तरह के ये जो डेरिवेटिव वाला रूल है फिर उस पर अप्लाई करें। ठीक है, ठीक है सर, सही हो गया। सही होगा। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम करते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे हमने पीछे जो जब नेचुरल लॉग फंक्शंस की एग्जांपल्स देखी थी तो उसमें हमने इसको लिखा था कि हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो अब अगर देखें तो इसमें हमारा जो एप्लीकेंट है वो क्या है? एक्स। x। तो हमारा एप्लीकेंट चूंकि सिंपल x है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्चुअली डेरिवेटिव बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, जैसे इस रूल के मुताबिक 1 ओवर एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट हमारा x है, तो सिंपल हम 1 ओवर x कर देंगे, और फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस एप्लीकेंट, और हमारे केस में x चूंकि डेरिवेटिव x एप्लीकेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/x। 1/x। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ तो हमारा जो d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x बनेगा वो एक्चुअली 1/x बनेगा। तो सिंपल जैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ x आया तो इसका मतलब है उसका आंसर 1/x आ जाए। अब हम थोड़ी सी इससे और एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अरे जो पीछे किया इसकी लेफ्ट साइड पर dy/dx ही नहीं लिख सकते किस जगह? आंसर में सर? इधर? dy/dx। इधर
ये भी लिख सर सकते हैं। आंसर ठीक आंसर है में सर। हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, डी डैश बाय 1/x। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बस मैं ये बताना ये चाह रहा था कि ये जो 1/x असल में डेरिवेटिव आया है वो इस फंक्शन का आया है। तो ये ठीक दोनों है। ठीक हैं, आप जैसे मर्जी लिख लें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। लेट से हमारा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, वाई डैश लेंगे, तो बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक एक तो ये एप्लीकेंट 1/समथिंग आ जाएगा, इसका हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। तो अब हमें पता है कि ये तो चले एज इट इज आ गया, और ये जो चीज है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 × x। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो 2x बाई एक्स प्लस 3, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1/3x। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये वाला किया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ भी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट रूल था, ये वाला। ये प्रोडक्ट रूल ये कहता था कि अगर प्रोडक्ट हो आपके पास तो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, और ये रूल हमें ये भी बताता है कि अगर चीजें सेपरेट हों, इस तरह ये सेपरेट हैं, तो आप इन्हें कंबाइन करके इधर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये इसको सिंप्लीफाई करना, इस रूल के मुताबिक अगर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसका रिवर्स, इस सिंप्लीफाइड वर्जन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये जो इक्वेशन, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेंगे, उससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। वो फायदे क्या होते हैं अभी आपको आइडिया हो जाएगा। कि जिस तरह अगर हम इसको एक्स, इस पूरे को एक एप्लीकेंट कंसीडर करें, और ये भी एक एप्लीकेंट है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एप्लीकेंट, फर्स्ट एप्लीकेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एप्लीकेंट। तो हम लिखेंगे जी नेचुरल लॉग, और फर्स्ट एप्लीकेंट हमारा क्या है, वो है जी 3x का स्क्वायर माइनस 9x, ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एप्लीकेंट, ऐसे। तो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा हमारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। इससे हमारा जो फंक्शन है ना वो सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या 3x स्क्वायर माइनस 9x में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? 3x। हाँ जी, हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास बचेगा x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 3x। तो अब सिंपली क्या है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। तो अब ये देखें, जो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन था पहले,
अब वो सिंप्लीफाइड हो गए, कितना छोटा सा रह गया है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम बड़े आराम से इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 ओवर एप्लीकेंट, एप्लीकेंट 1 - 3 है, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ x - 3। और जब 1/x - 3 हम लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, वन। इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और -3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन ये हमारे पास y डैश जो है वो असल में यही आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? जी और अगर ऊपर वाली कंडीशन में लगाते तो फिर कैसे लगता? कैसे? सर अगर इसको सिंपलीफाई ना करते ऊपर, अगर पहले स्टेप में लगाना चाहते फिर कैसे लगता? हाँ, फिर उसमें यही होता कि हमारा ये वाला, इस पे हम अलग से इसी तरह करते, दिस 1/this, जैसे हमने ये किया, ये एप्लीकेंट नीचे आ गया, 3x² - 9x आ जाता, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते और प्लस इसका डेरिवेटिव अलग से लेते। तो दोनों का डेरिवेटिव ठीक है। लेते और फिर हम उसको फिर बाद में सिंप्लीफाई करते, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना था। इस केस में हमने उसको डेरिवेटिव लेने से पहले ही पहले सिंपलीफाई सिंप्लीफाई किया। कर लिया, तो इस तरह हमें फायदा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप जो हैं वो एक्सरसाइज इसके साथ कौन सी एसोसिएटेड है, इसके साथ जनाब एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर है 7.2 और उसके क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 34 तक। ठीक है जी, 5 से लेकर 34 तक इसके फंक्शन है। 7 एक्सरसाइज का 5 से लेकर 5 से 34 लेकर तक के क्वेश्चन 34 करने सर। क्वेश्चंस ये है, ये जी ये करने हैं। इनमें से एक आधा मैं आपको करवा भी देता हूँ। सर जी 7.1। नहीं 7.1 नहीं, 7.2। ठीक है सर। इसको सबमिट कराने सर। नहीं ये सबमिट, ये असाइनमेंट तो नहीं है, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ पेपर के लिए, कि जब आपने पेपर के लिए तैयारी करनी है तो आपने इन क्वेश्चंस में से तैयारी करनी है। ठीक है जी, समझ आई? ठीक है यस सर। सर, आगे समझ। चलें, गुड हो गया। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बल्कि 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज 22 of exercise number 7.2। ठीक है जी, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, मैं वो करवा देता हूँ आपको। और वो है जी, y इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा, अब क्या आप बता सकते हैं कि इस पर हमें कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए फॉर डेरिवेटिव, जो हमने पीछे कुछ पढ़े थे?
पीछे मतलब पिछले लेक्चर्स में, आज के लेक्चर में तो हमने नहीं पढ़े। ऐसे फार्मूला पे या ऐसी इक्वेशन पे हम किस तरह का अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला वगैरह या रूल। क्वेश्चन रूल सर। वेरी गुड। तो हम इस पे असल में क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल याद है आपको? यस सर। बताएं जरा क्या होता है, मैं इधर लिख दूं। एक्स एल एक्स माइनस तो ठहर, अगर u ओवर v हो तो ये किसके इक्वल होगा जी? सबसे पहले तो नीचे v यू को माइनस वी वी स्क्वायर हाँ, ऊपर v v ऊपर लिखेंगे सर, छोड़ के और वी बाई एक्स u का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव माइनस माइनस u u सिंपल, u सिंपल और v और v का डेरिवेटिव। v का डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये हमने फार्मूला लिख लिया ताकि हमारी याद दहानी हो जाए। अब इस फार्मूला को हम जहाँ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। ओके जी, तो हमने कहा जी डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा जी 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। और फिर v हमारा ये चूंकि v है, एक दफा ये एज इट इज आ गया 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस पार्ट का नेचुरल लॉग लेना है। ठीक है जी, सॉरी नेचुरल लॉग नहीं डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेना है। तो हमें डी ऑफ डी एक्स लेना है एक्स इंटू, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो u हमने सबसे पहले ऐसे लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर हमने लिखा जी डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फिलहाल चीजों को मैंने ऐसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसके करते हैं जी डेरिवेटिव का काम। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें इस पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, और ये पार्ट, ये जो दो ऐसी चीजें जिनका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ये डेरिवेटिव क्या आएंगे? सबसे पहले तो हम ये एज इट इज लिख देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। अच्छा, अब अगर आप यहाँ गौर करें तो जब आप x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या इस पे हमें कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा या डायरेक्ट ये नेचुरल? प्रोडक्ट रूल। जी, अब इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एक दफा x एज इट इज लिख दें और फिर इसका डेरिवेटिव लिख दें, और एक प्लस दफा आप इसको एज इट इज लिख दें और x का डेरिवेटिव लिख दें। ठीक है जी, तो तो मैंने जहां प्रोडक्ट रूल लगाया और मैंने कहा जी x एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1 ओवर एक्स, हमने अभी पहले एग्जांपल में देखा। और प्लस फिर हमारा नेचुरल लॉग एज इट इज आ गया, और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको 1। हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भी आपस में कैंसिल होके 1 ही रह जाएगा। तो हमने लिखा जी x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो गया, 1/x। तो इसका 1 ओवर x आ गया। अब क्या इसमें कुछ मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं? यस सर। क्या हो सकता है? एक सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये जो x है, ये x, ये दोनों x आपस में कट सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ये आ गया, और इसका आंसर क्या आएगा? ये भी x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस नेचुरल नेचुरल लॉग ऑफ x, और log x। इधर क्या आया? इधर नेचुरल लॉग ऑफ x, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर।
तो हमने ये कहा था कि जिस तरह ये है, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये दो जो है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर आ गया, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, और इसके नीचे 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो उसका स्क्वायर आ गया। अब क्या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। हाँ, उसको यस मैं सर, सर ये कैंसिल कर दे। उसको मैं यूं कर सकता हूँ कि ये जो एलसीएम नीचे हमने लिया हुआ है, ये दोनों जो टर्म्स हैं यस सर, इनके दोनों की नीचे लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड माइनस नेचुरल लॉग एक्स, उसको मैं सेपरेट कर दिया, और टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। और हमें ये पता है ये आपस में दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं? चलो गुड। अब हम एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं, वो ये असल में एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था, तो एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, और ये उसी एक्सरसाइज का है 7.2 का। अच्छा, ये मुझे थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी असल में कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है, आसान ही है। तो वही प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल और फिर आपके नेचुरल लॉग वाले रूल यही अप्लाई होने हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें है जी नेचुरल लॉग, उसके अंदर है जी फिर से नेचुरल लॉग, उसके अंदर एक और नेचुरल लॉग। ये कितने नेचुरल लॉग हो गए जी? हाँ, ये हमारे हो गए 3 नेचुरल लॉग। तो अब इस पे हम क्या करेंगे जी? कैसे अप्लाई करेंगे? सर पहले एक दफा प्रोडक्ट रूल लगेगा। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये है कि ये जो नेचुरल लॉग है इसका पूरा एप्लीकेंट ही ये है, ये पूरा एप्लीकेंट है, जिसके अंदर फिर से एक नेचुरल लॉग है, उसका पूरा एप्लीकेंट ये है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मेरा सबसे इनर वाला जो, एप्लीकेंट वाला फॉर्मूला भी लगेगा। हाँ, इस पे सबसे इनर वाला जो नेचुरल लॉग है उसका एप्लीकेंट है एक्स, और जो बाहर वाला नेचुरल लॉग है उसका एप्लीकेंट दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, और जो सबसे बाहर वाला है उसका ये पूरा एप्लीकेंट है। तो अब इसमें हमें कोई प्रोडक्ट यस या सर। क्वेश्चन रूल तो नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट हमें नेचुरल लॉग वाला रूल लगाना होगा। और नेचुरल लॉग हमें कहता है कि वाई डैश इनके जब आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/, एप्लीकेंट, और 1/, एप्लीकेंट हमारा ये बनेगा अंदर वाला नेचुरल लॉग। ये यहाँ तक समझ आई कि मैंने क्या किया, ये जो बाहर वाला नेचुरल लॉग है, इस पर जब इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये अंदर वाले पूरा एप्लीकेंट एज इट इज आ गया, जिसमें नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। ठीक है जी, ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एप्लीकेंट का डेरिवेटिव। तो अब इस एप्लीकेंट का डेरिवेटिव, वो एप्लीकेंट कौन सा है जी? नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये पूरा एप्लीकेंट बना। ठीक हो गया? तो अब ये तो हम अगले स्टेप में एज इट इज लिख देंगे कि नेचुरल लॉग इनटू इनटू नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब इसके फिर साथ ऊपर हम वाला स्टेप बता दीजिएगा। ये वाला, अच्छा, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह ये हमारा नेचुरल लॉग वाला पूरा फंक्शन था, इसमें असल में 3 नेचुरल लॉग हैं, जो कि एक नेचुरल लॉग के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा।
तो जब भी हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, बाहर वाले से कहानी स्टार्ट करेंगे। सबसे बाहर वाला ये जो नेचुरल लॉग है, इसका एप्लीकेंट कौन सा है? ये पूरा इसका एप्लीकेंट बन रहा है। इस बाहर वाले नेचुरल लॉग का ये पूरा एप्लीकेंट है। तो जब मैंने इस पार्ट पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये पूरा अंदर वाला जो एप्लीकेंट है, ये एज इट इज 1 ओवर एप्लीकेंट आ गया। और फिर हमने इस एप्लीकेंट का डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा? अगले स्टेप में ये तो एज इट इज आ गया, अब हमें इस पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि इधर इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? इस पार्ट का, अब इस पार्ट का अगर आप देखें तो इसका एप्लीकेंट क्या बनता है? ये वाला, ये इसका एप्लीकेंट बन रहा है। तो हम लिखेंगे जी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका ये एप्लीकेंट एज इट इज, और फिर मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस एप्लीकेंट। और फिर अगले केस में हम इसको इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी? ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग इनटू, सॉरी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये मैं इधर ले आया, एंड इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा ये। तो अब इसका एप्लीकेंट क्या है? इसका एप्लीकेंट एक्स, तो ये 1 ओवर एक्स आ गया। और फिर इस x का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ही होता है, तो फिर हमें वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा जी? y डैश। तो हम इस x को थोड़ा सा पहले ले जाते हैं, ये x आ गया, और फिर इसके साथ हम इस वाले नेचुरल लॉग को ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसी पर मजीद अप्लाई नहीं हो रहा। और फिर हमने ये वाला लिख लिया कि नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये ऊपर 1। तो ये हमारा आंसर होगा। सर ऐसे नहीं हो सकता कि नेचुरल लॉग, अगर ये चीज जो आंसर से पहला जो स्टेप है, इसमें सर नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाए और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाए, होल नहीं स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं करते। क्योंकि सर बेसिस तो सेम है ना, पावर ऐड नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो पावर ऐड नहीं करते हैं। ऐसे में इसमें कोई, ये तो नेचुरल लॉ की बेस है ना, नेचुरल लॉ खुद से बेस नहीं है किसी। नेचुरल लॉ की बेस होती है जो ई है। नहीं सर वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए दोनों तरफ हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, तो इधर इसमें ना, हम नहीं कर सकते। जी सर। इसको किसके साथ कंबाइन करेंगे? इसके साथ। ये जो अंदर ब्रैकेट में है सर। इस पर या तो फिर वो जो रूल अप्लाई होता है ना, कि अगर तो इस पे रूल वो अप्लाई नहीं होता। चलें, बाकी तो अब क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और अगर कोई मसला हो तो फिर आप बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे शेयर कर सर दूंगा। जी जी। सर जी 3.4 का 11-12 क्वेश्चन कोई ट्रिकी से थे, थोड़े समझ नहीं आया, काइंडली अगर वो समझा। 3.4 का? 4, हाँ, जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज थी। अच्छा, चलें ऐसा करें, आप उसको ऐसा करना ना, ग्रुप पे या मुझे सेंड कर देना, मैं ठीक उसको है, सॉल्व करके ग्रुप पे सबके साथ शेयर कर दूंगा, पेज के ऊपर सॉल्व करके ना उसका सॉल्यूशन सबका शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट जो हम चीज अब ये हमारा जो लॉगरिदम वाला पार्ट है वो हो गया। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल्स।
अच्छा, जैसे नेचुरल लॉग अवेलेबल है, ऐसे ही हमारे पास एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल भी अवेलेबल है, और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो जी भी स्टेटमेंट टू क्या है? ये 7.3 है, ये इसका अगला है, सर ये सेक्शन 7.3 है। फॉर एवरी रियल नंबर x, तो ये जो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम e की पावर समथिंग लिखते हैं, और हम सिंपल उसको e की पावर x कह रहे हैं कि इस फॉर्म में ये फंक्शन होते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग का इनवर्स ऑफ x, या exp ऑफ x। इनको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इन जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनकी बेस e होती है, तो उनको लिखने का ये तीनों तरीके हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह नेचुरल लॉग इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये आपको e की पावर x, ये जो फर्स्ट वाली है, ये ज्यादातर आपको नजर आएगी बुक्स में भी और बाकी जगह पे। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जो नेचुरल लॉगरिदम है, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल जो है, नेचुरल लॉगरिदम वो जो हमने पीछे पढ़ा, और एक्सपोनेंशियल ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि हमारे नेचुरल लॉग और हमारे नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ये जो दोनों फंक्शंस होते हैं, ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जैसे यहाँ हमें इनकी एक झलक नजर भी आ रही है कि ई पावर एक्स को हम नेचुरल लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ बताया हुआ है कि अगर e की पावर ये नेचुरल लॉग ऑफ x जो है, अब ये रूल बता रहा है कि अगर e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाए तो वो x के इक्वल होता है। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो ये एक हमें उसने रूल बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल लॉग आ जाए और उस नेचुरल का एप्लीकेंट कुछ भी हो, तो सिंपल वो जो एप्लीकेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग और ई, ये जो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग ये आपस में क्योंकि इनवर्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ जो एप्लीकेंट है वो बच जाएगा। या अगर कभी ऐसे हो जाए कि नेचुरल लॉग पहले आ इक्वल क्या है? फॉर ऑल एक्स। जाए एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब पिछली इधर क्या, इस रूल में क्या था, ई की पावर में नेचुरल लॉग आ जाए तो तब भी हमारा जो एप्लीकेंट है वो नीचे आ जाएगा। अब इस केस में अगर एक्सपोनेंशियल जो है वो एज ए एप्लीकेंट आ जाए नेचुरल लॉग में, कि ई जो एक्सपोनेंशियल है वो एज ए एप्लीकेंट आ जाए नेचुरल लॉग में, तो तब भी हमारा जो ई की पावर होगी, जो भी ई की पावर पे लिखा होगा, फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, वो इधर यहाँ आ जाएगा। और दिस इज फॉर ऑल एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ आएगा, अगर ये सारा ये पूरा एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग में एज ए एप्लीकेंट आ गया, तो हमारा x जो कि एक्सपोनेंशियल की पावर होगी वो एज इट इज इधर आ जाएगी। और इन केस अगर कभी हमारा नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाए,
तो जो नेचुरल लॉग का जो नेचुरल लॉग का एप्लीकेंट होगा वो एज इट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है जी, ये बात क्लियर है? क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। क्लियर है जी। अच्छा, अब हम इसका एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। For any number a greater than 0 and x the exponential function with base a is e की power x into x of natural log of a। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले वो हमें ये कह रहा है कि भाई फर्ज किया अगर कोई एक नंबर a है और x कोई एक वेरिएबल है, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस a होगी वो कैसे लिखा जाएगा। अगर आप सिर्फ इस लेफ्ट वाले पार्ट को देखें तो इसमें a की पावर इज x। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये हमें पता है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो असल में क्या होते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते ही उसको हैं कि जिसमें जो बेस है वो कांस्टेंट हो और जो पावर है वो वेरिएबल हो। पावर अगर वेरिएबल में आ जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर a कोई एक नंबर है, कोई भी एक बेस हो गई, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे है कि e की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो अब अगर हम छोटी सी इसकी वो देखना चाहें कि क्या e की, अगर ये हमारा जो a है ये अगर e के बराबर आ जाए कि इफ a इज इक्वल टू e, तो फिर हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि e नीचे आया और ऊपर x। ठीक है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि भाई e की पावर x, a की जगह हमने e लिख दिया, तो अगर a को हम e से रिप्लेस कर दें और ये कैसे कैसे बनेगा फिर, तो जो राइट साइड है वो e की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने रूल एक पढ़ा था कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है, या शायद अभी हमने ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ जी, ये हमने पढ़ा है जी पीछे सर अभी हाँ, कि नेचुरल वो लॉग वन ऑफ का बराबर e जो होगा। है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये e की पावर x जो है ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो वो यहाँ ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, किसी तरह के भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये फिलहाल हमें बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये इन दोनों में आपस में रिश्ता क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम कुछ लॉज देखते हैं।
जैसे हमने कुछ लॉज नेचुरल लॉ के से रिलेटेड देखे थे, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज या लॉज जो हैं वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर e की पावर कोई x1 हो और साथ e की पावर x2 हो, अच्छा एक बंदा कह रहा है जी रिपीट कर दें। देखिए हमारा इस ये जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, हम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाए और x एक वेरिएबल हो और e की पावर x आ जाए, जब भी किसी कांस्टेंट की पावर x आ जाए, x मतलब वेरिएबल आ जाए किसी भी, वो जरूरी नहीं है वो x की ही फॉर्म में लिखा हो, वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z t थीटा कुछ भी हो सकता है। तो अगर a की पावर एक वेरिएबल आ जाए तो उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल हमें क्या कहता है कि e की पावर x, जो कि जहाँ x था एज इट इज, उसके साथ आप उस कांस्टेंट का नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा। तो ये हमें बता रहा है कि अगर एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें या चेंज करना चाहें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यानी कि e की पावर में, तो उसको हम इस फार्मूला के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब हम लॉज की बात करते हैं। हमारे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए। उनमें से पहला लॉ तो ये है कि अगर आपका एक एक्सपोनेंशियल की पावर इस x1 कोई एक फंक्शन है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक और एक्सपोनेंशियल जिसकी पावर कुछ और है, तो ये दोनों आपस में, इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, x1 प्लस x2 ये आपस में ऐड हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा कि अगर कोई ऐसे माइनस एक्स आ जाए, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में आ जाए तो उसको हम 1 ओवर ई एक्स लिख सकते हैं। ये लिखने की हमें इजाजत है। फिर तीसरा रूल कि अगर कोई आपको एक्सपोनेंशियल उसकी पावर 1 और नीचे के एक्सपोनेंशियल हो जिसकी पावर यानी कि डिवीजन में आ जाए, क्वोशंट की फॉर्म में आ जाए, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम इनकी इसको जिस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं और फिर आपस में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये असल में x1 माइनस x2 आ जाएगा। और ये कैसे आया, अगर हम इस रूल के मुताबिक देखें तो अगर ये माइनस वाला नीचे आ सकता है तो नीचे वाला ऊपर माइनस में भी जा सकता है। तो अगर हम इस x2 को माइनस लिखें तो ये असल में ऊपर जा सकता है e की पावर माइनस x2। और फिर पहले रूल के मुताबिक दोनों की बेसिस सेम होंगी तो वो ऐड हो सकते हैं। तो जब ये ऐड होंगे तो x1 माइनस x2 आ जाता है। ये बात आपको समझ आ गई है, ये मैंने वर्बली बताई है। यस सर, समझ आ गई। चलें, गुड हो गया। अच्छा जो फोर्थ हमारा लास्ट वाला है वो ये कहता है कि अगर आपका e की पावर 1 है, e की पावर x1 है और उसकी फिर मजीद पावर x2 है, तो दिस इज इक्वलेंट टू e की पावर x2 और फिर उसकी पावर x1, कि यहाँ x1 अगर नीचे हो और उसकी पावर x2 हो तो दिस इज इक्वल टू x2 की पावर को नीचे ले आए या x1 को ऊपर ले आए, और दिस इज आल्सो इक्वल टू x1 इंटू x2। ये आप डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके और फिर a की पावर जो है वो ये लिखते हैं। तो ये चंद रूल्स हैं जो कि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हैं, जो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगी। अब हम ये देखते हैं जो हमारा टारगेट था, ये तो
सिंपल हमने देख लिया कि अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, किस तरह के हैं और उनके रूल्स क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें इनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो कैसे करें क्योंकि हमारा असल टारगेट तो डेरिवेटिव है। ओके जी, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इफ यू is any differentiable function differentiable function of x, then क्या होगा, then हम इसको ऐसे लिख देंगे। और ये जो u है ये हमने कहा कि ये x का फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, e की पावर u, और u हमारा कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक तो ये जो भी एक्सपोनेंशियल है ये एज इट इज आ जाएगा, और देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस u। जैसे पीछे हमने लॉग के केस में क्या किया था, उसमें 1/, एप्लीकेंट कर दिया था, लेकिन एक्सपोनेंशियल के केस में जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक तो हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, तो फिर उसकी जो पावर होती है उस पावर का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसकी भी कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 1 है जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर e की पावर -x है तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश क्या होगा, एक तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे e की पावर -x, और फिर हम इसके साथ डेरिवेटिव -x का लिखेंगे, तो -x का डेरिवेटिव क्या बनता है जी, क्या था जी -x का डेरिवेटिव, -1 सर। -1, तो इसको मैं माइनस इधर लिख देता हूँ और x की पावर माइनस, तो ये हमारा आंसर बना इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स है कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो है साइन ऑफ x। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन हमें जो पता है कि ये बिल्कुल यही रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, तो e की पावर साइन ऑफ x, और फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे साइन ऑफ x का। तो अब साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनता है जी, e की पावर साइन ऑफ x, या तो ये हमारे पास कॉज ऑफ x इसका डेरिवेटिव आ गया, तो ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है, इजी। अच्छा चलें, अभी हम कुछ करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा मजीद। अच्छा, अब आप एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर बनती है आपकी, ये 7.3 है, और इसके जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये समय पेपर के लिए फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 17 से 34 तक, इनमें से कुछ मैं भी आपको करवा देता हूँ, जो थोड़े से ट्रिकी हैं और कॉम्प्लेक्स हैं ना तो वो मैं करवा भी देता हूँ।
तो लेकिन ये ज़हन में रहे कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 17 से 34 तक आपने उनको सॉल्व करना है या प्रिपेयर करना है फाइनल एग्जाम के लिए। अच्छा, अभी हम सर मिड टर्म्स के रिजल्ट्स कब आएंगे? वो जब चेक होंगे फिर आएंगे। अभी बहुत थोड़े चेक हुए हैं, सारे चेक नहीं हुए थे, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, अब हम जो एक्सरसाइज है 7.3 इसके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहा हूँ जो कि y इज इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा जी, इस केस में क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव? एक तो ये फंक्शन एज इट इज 2x डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ 2x बाई 3। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा वो क्या होगा जी? 2 और 2/3 तो एक वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट से तो फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बाहर ले आएंगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 टू बाई होगा। थ्री आएगा क्योंकि उसका x का 1 ही होगा। जी x का 1 ही होगा, तो ये इस तरह फिर 2 की पावर x बाई 3। तो ये हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया और ये एक्सपोनेंशियल इसके साथ, तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 20। इस केस में क्या होगा जी? वो है जी एक्सपोनेंशियल की पावर 4 x का अंडर रूट प्लस x का स्क्वायर। अच्छा, ये पूरी जो टर्म है ये पूरी e की पावर में है, एक्सपोनेंशियल की पावर में है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफा तो ये एज इट इज आ गया 4 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 4 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी इस पार्ट का? पहले मैं ये एज इट इज लिख दूं। तो अब इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 तो चूंकि कांस्टेंट है सर तो ये तो सर साइड पे आ गया। 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जब नीचे आएगा तो 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये असल में एक्स की पावर 1/2 बनता है, ये जो अंडर रूट एक्स है वन बाई ये, टू है ना, ये तो नीचे ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज एक तो आ गया, नीचे आ गया, और फिर इसकी पावर और एक्स की रिड्यूस हो पावर जाएगी, -1/2 फिर एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, और जो एक्स स्क्वायर है और +2x। वो +2x आ जाएगा। और अंडर रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और फिर हमने इसको, ये 2 आ गया और इसको मैं 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स लिख देता एक्स हूँ √x। और प्लस 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप अगर चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और अगर नहीं करना तो यहाँ तक भी काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। सर ये दोबारा समझा देना प्लीज। सर बार बार वीडियो जाती है। वो जब कोई और बोलता है तो इसलिए जाती है। अच्छा, इसमें क्या है जी, हमारे पास ये फंक्शन था एक्सपोनेंशियल की पावर 4 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो एक दफा तो ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई यहाँ, और फिर इसके साथ हमने ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है, उसका डेरिवेटिव लिया, तो उसका डेरिवेटिव
जब हमने लिया तो क्या है, सबसे पहले तो हमने इस पार्ट का डेरिवेटिव अलग से लिया और इस पार्ट का अलग से लिया। तो इस पार्ट का जो डेरिवेटिव है वो क्या है जी, 4 तो एज इट इज आ गया, और x चूंकि x अंडर रूट जो होता है वो x की पावर 1/2 होता है, तो हमने पावर रूल लगाया। अगर आपको डेरिवेटिव वाला पावर रूल याद हो, वो पावर रूल क्या था कि x की पावर n हो, और अगर हम इसका d, और ये हमने पढ़ा था एक दफा d क्या होता है, d इज आल्सो डेरिवेटिव, तो इसको अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो n नीचे आ जाएगी और x की पावर n-1 एक रिड्यूस हो जाएगी। तो बिल्कुल वही लॉजिक हमने हमने इस पे, या वही फार्मूला इस पे अप्लाई किया। तो x की पावर 1/2 है वो एक तो नीचे आ गई, और फिर x की पावर जो 1/2 है उसमें से एक माइनस किया। तो पावर जब 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो इसका हम आंसर -1/2 आता है। तो इस तरह हमारे केस में x की पावर -1/2 आ गई, और ये जो पार्ट था इसका 2x, ये भी पावर रूल इस पे अप्लाई हुआ, और ये 2x इसका आंसर आ गया। फिर हमने कुछ चीजें जो कैंसिल हो सकती थी वो कैंसिल की, तो हमारे पास ये -1/2 इसको मैं नीचे, एक तो नीचे ले आया, ये 1/1 कर दिया, और फिर 1/2 जो होता है वो अंडर रूट होता है, तो इसको मैंने अंडर रूट एक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह ये हुआ कि मेरी ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होगी इस फॉर्म में, और ये एज इट इज आ गई, और ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अगर आप चाहें तो इस पार्ट को, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, इसको इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दें, या चाहे तो इतना ही लिखा रहने दें, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 का 21st क्वेश्चन। तो जो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स e की पावर x माइनस ई एक्स। ठीक है जी, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। अब इस पार्ट पे, ये जो पोर्शन है इस पे हमें पता है कि ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो इस पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एक दफा x एज इट इज और इस पार्ट का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव है ई एक्स एज इट इज, और उसके साथ ये जो e की पावर में जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, और x है पावर में तो सिंपल वो 1 आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया, प्लस फिर e पावर x एज इट इज और इस x का डेरिवेटिव, तो इस x का डेरिवेटिव 1 ही है, तो ये हमने, ये जो टर्म थी इसका डेरिवेटिव ये बना x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस फिर इस पार्ट का डेरिवेटिव। तो ये जो पार्ट है ये कहता है कि ई की पावर x डेरिवेटिव आ गया, मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव वो जो कि 1 होगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये पता है ये दोनों आपस में माइनस और पॉजिटिव में कैंसिल हो गए, तो हमारा जो डेरिवेटिव रह गया x इंटू ई की पावर x, ये डेरिवेटिव रह गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब इसका जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन इसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें फंक्शन ऐसे बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अगेन लगा सकते हैं, तो जो हमारा y डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा जी, एक दफा हमारा ई एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक दफा ये फंक्शन एज इट इज
माइनस 2x प्लस 2 और साथ डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। तो अब e की पावर x तो एज इट इज आ गया। अब इस पार्ट का जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो मैं नहीं लिख रहा, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल वाला इसका डेरिवेटिव हमेशा इस केस में e की पावर x ही आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं। तो जब इस ई एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। फिर इधर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x का स्क्वायर इंटू ई की पावर x, फिर ये माइनस 2x इंटू ई की पावर x, फिर प्लस 2 ई की पावर x। अब क्या इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। ये 2 की पावर x ई की पावर x जो है पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह 2 ई की पावर x ये और ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची। तो जो y डैश हमारे पास बचा या डेरिवेटिव बचा वो असल में x का स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ये बच गया। ठीक है जी, इजी है ना? सर इसका फर्स्ट पॉइंट समझा दो। ये वाला ये हमने इस पे यस सर। जिस तरह हमने ये देखा कि ये दो ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, एक को हम u कह सकते हैं, एक को हम v कह सकते हैं। तो ये u और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया कि इसको हम अलहदा फंक्शन देख लेते हैं, इसको अलहदा देख लेते हैं। तो बस सिंपली ये हुआ कि मैंने इसमें से e की पावर x को पहले एज इट इज लिख दिया कि ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दें और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। या मैं इसका रिवर्स भी कर सकता, मैं पहले ये जिस जिस तरह मैंने ये पार्ट सेकंड सेकंड एज ए सेकंड टर्म लिखा है, इसको मैं फर्स्ट भी लिख सकता था। सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लें फर्स्ट वाले पार्ट का और उसके साथ ई एक्स मल्टीप्लाई कर देते, या इस ई एक्स को पहले लिख के सेकंड इसका डेरिवेटिव ले लेते। तो बात एक ही है। तो कहने का पर्पज ये है कि हमने सिंपल इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया। मैंने क्या किया, मैंने e की पावर x एज इट इज लिखा रहने दिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा और सेकंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिख दिया। तो वो फिर जब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो वो सिंपल ऐसे आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं कोई फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये भी पिछले की तरह e की पावर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब आप बताएं कि इस पे क्या अप्लाई करें। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या यूज करना चाहिए? प्रोडक्ट रूल सर। जी प्रोडक्ट रूल। तो हम इस पर y डैश अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें मैं ये करता हूँ कि पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मैंने कहा जी पहला फंक्शन एज इट इज e की पावर थीटा एज इट इज एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव। अच्छा, अब डेरिवेटिव की किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू लेना? थीटा के, क्योंकि हमारा इस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो थीटा है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा
इसका डेरिवेटिव लेना है, और हमने कहा जी डेरिवेटिव किसका, इस पार्ट का, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। इसके साथ हम प्लस करेंगे, तो हमने पहले क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया और इसका डेरिवेटिव। अब अगले केस में हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ये साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर थीटा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा जी, ई की पावर थीटा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस थीटा माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। और फिर इस पार्ट का क्या आएगा जी, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो ई की पावर थीटा है इसका डेरिवेटिव एज इट इज यही आ जाएगा, ई की पावर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, कोई इश्यू तो नहीं है। नो सर। चले, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर चीजें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि अगर किसी ने कैंसिल होना है तो वो हो जाए। तो हम कहते हैं जी ई की पावर थीटा, या मैं इस ई की पावर थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस ई की पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये प्लस इधर आ गया ई की पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ई की पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा और ये पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा, ये टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो सकती हैं, और हमारे पास क्या बचेगा, ये दो टर्म बच गए। तो अब इन दोनों, ये दो टर्म्स क्या बन गई हमारे पास, जैसे मैं वाई डैश जो हमारे पास बना वो टू ई की पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बन गया। ठीक है जी, ये समझ आ गया सबको। जी सर, आ गया समझ। चलें, गुड हो। जी सर। ओके जी, अब एक और क्वेश्चन। अच्छा, y इज इक्वल टू, अगर नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू थीटा मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस थीटा, तो ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर जी सर, कर सकते इसको हम अगर हम नेचुरल लॉग के जो रूल्स थे अगर हम वो अप्लाई करते हैं, और नेचुरल लॉग के रूल ये कहते हैं कि अगर नेचुरल लॉग में जो एप्लीकेंट है उसमें कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस तरह ये होगा, हमारे जो नेचुरल लॉग के एप्लीकेंट्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, वो आसान हो जाएंगे, तो हमें डेरिवेटिव लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आती है ये बात। ये बात जी समझ सर। आती है। अच्छा, तो असल में मैं जी क्या सर। करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करते हैं, ये जो अंदर एप्लीकेंट्स हैं इनको अलग अलग करते हैं। हम नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये आ गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ये अलग अलग से आ गया, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस थीटा, ये आ गया। अच्छा, नेचुरल सर लॉग ये ऑफ, आपने प्लस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा कहाँ से लाया सर? वो तो थ्री थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये असल में तीन चीजें जी मल्टीप्लाई सर। हो रही हैं, थ्री अलग, थ्री और थीटा और ई की पावर माइनस और थीटा, ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने तीनों को ठीक साथ है में सर। लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल लॉग ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा,
जीरो सर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। नहीं नहीं, ये डेरिवेटिव लेने पे जीरो आएगा। वैसे इसका कोई ना कोई एक आंसर होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, वाई डैश लेता हूँ। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया इस पार्ट का नेचुरल लॉग ऑफ 3 का, चूंकि ये एक कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 सर। 1। देख लें, सोच लें। नेचुरल लॉग ऑफ 1 ही आएगा थीटा सर, क्योंकि वेरिएबल है ना सर। 1 ओवर थीटा नहीं आएगा? और सॉरी सर, 1/1/थीटा 1। हाँ, तो पहले 1 ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा का डेरिवेटिव, और वो 1 होगा। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर इसका e की पावर माइनस थीटा ही है। e की पावर माइनस थीटा आ जाएगा। दोबारा देख लें। दोबारा सोचें। सर सिर्फ सबको म्यूट कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा, हमने अगर थोड़ी देर पहले हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल हमें ये कहता है कि अगर नेचुरल लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट होके सिर्फ एप्लीकेंट रह जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही है। और अगर ये रूल हम यहाँ अप्लाई करें तो इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि नेचुरल लॉग है और उसके अंदर नेचुरल लॉग के अंदर जो एप्लीकेंट है उसमें एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, तो उसकी पावर आ रही है माइनस थीटा। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिखता हूँ कि ये असल में हमारे पास क्या बनेगा, इस टर्म का जो आंसर होगा वो माइनस थीटा आएगा, और फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लें। तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं अगले स्टेप में इसको लिख दूंगा कि 1 ओवर थीटा, और ये माइनस है क्योंकि इसलिए मैं माइनस लिख दिया, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप लेंगे डेरिवेटिव तो वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि हाँ इसमें हमने ये एक रूल लगाया है और इस रूल के मुताबिक ये ऐसे आ रहा है। नो प्रॉब्लम जी। नो सर, क्लियर है। चलो गुड हो गया। क्लियर है सर। अच्छा, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 7.3 थी उसके कुछ एक्सरसाइजेज हो गई और कुछ क्वेश्चंस हो गए जो बाकी अब आप खुद सॉल्व कर लेंगे। उसमें से ट्रिकी वाले में कर दिए थे, तो बाकी जो है वो इस जैसे ही है। तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब है अभी तक हमने ये देखा कि नेचुरल लॉग फंक्शंस कौन से होते हैं, उन पे कुछ रूल्स देखे और उनके कुछ हमने डेरिवेटिव्स देख लिए। फिर हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखा और उनके कुछ रूल्स देख लिए, और फिर उनके डेरिवेटिव्स देख लिए। और ये दोनों जो हैं ये हमारे चैप्टर नंबर 7 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।